नमस्कार। चौपाल कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे देश में चौपाल का आयोजन प्राचीन काल से ही होता आया है, जहां हमारे गांव के लोग बैठकर, किसान बैठकर अपनी खेती बाड़ी की समस्याओं का समाधान करते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं। चौपाल किसी गांव में भी हो सकती है या चौपाल किसी खेत के मेड़ पर बैठकर भी की जा सकती है। आज की चौपाल हमने जो आयोजन किया गया है वो है जिला अशोकनगर की तहसील ईसागढ़ में, और हमारे साथ हैं यहाँ के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक और सफल किसान। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देता हूँ। डॉक्टर BS गुप्ता जी हैं। आप कृषि विज्ञान केंद्र अशोकनगर में प्रमुख वैज्ञानिक हैं। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। गुप्ता जी, आज हमारे किसान भाइयों को रबी मौसम में क्या सामूहिक कार्य करना चाहिए इस संबंध में जानकारी देंगे। साथ में ये जानकारी भी देंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों के बीच वो कैसा काम करते हैं। बीच में है एक सफल किसान भाइयों, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और शिक्षा हमेशा सफलता का रास्ता खोलती है। एक ऐसे ही विधि विशेषज्ञ हैं राम नारायण जी अग्रवाल। आपने तहसील स्तर पर किसानों को एक नई प्रेरणा दी है। मैं उनका भी कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। कृषि विज्ञान केंद्र अशोकनगर में उद्यान की विशेषज्ञ हैं डॉक्टर यादव जी। आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी देंगे कि बागवानी फसलों में क्या सामूहिक कार्य करना चाहिए, जैसे सब्जियों में क्या करना चाहिए, फल उद्यान में क्या करना चाहिए, फूल की जो किसान खेती करते हैं उनको क्या करना चाहिए। आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में ऐसे सफल किसान तहसील ईसागढ़ के हैं जिन्होंने अपने अपने खेत में, अपने अपने गांव में रहकर इतना अच्छा कार्य किया है जो आज हमें प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि मैं विशेषज्ञों के लिए ताली बजाकर स्वागत करें। तो मैं अपने साथी राहुल जी परिवार से कहूँगा कि वो किसानों का परिचय कराएं। साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस चौपाल अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिला अशोकनगर में आए हैं और यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सफल कृषकों से आपका परिचय कराएंगे, किस तरीके से ये जिले में अच्छा काम कर रहे हैं। तो आइए इनका परिचय कराते हैं। लखन सिंह केवट। जी, क्या काम करते हैं आप? मत्स्य पालन का काम है मेरा। पालन का। जी। जी 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 जी। आपका नाम और क्या काम करते हैं? मैं डॉक्टर दयाल अग्रवाल मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ और साथ में किसानी के काम भी करता हूँ। जी, खेती बाड़ी में किस तरीके का काम कर रहे हैं आप? अभी क्या खेत में लगाया आपने? अभी तो हमने सब्जी लगाई है उसमें। जी जी। सब्जी में क्या लगाया है? सब्जी लगाई, मटर लगाई है उसमें। मटर। जी। अच्छा, कितने रकबे में लगाई है और क्या आप जैविक खेती करते हैं? 1 बीघे में लगाई है अभी। जी जी जी। जैविक खेती नहीं करते। जी नमस्कार। आपका नाम और? कमल किशोर अग्रवाल, ईसागढ़। मेरे द्वारा खेत में गेहूँ, चना और धनिया लगाया गया है। साथियों, ये परिचय हुआ हमारा प्रथम पंक्ति का। अब हम चलते हैं द्वितीय पंक्ति की ओर। आइए जी, आपका नाम और क्या करते हैं आप? मेरा नाम जगदीश शर्मा है। मैं ड्राइवरी भी करता हूँ और मैं गाय भी रखता हूँ और मैं खेती भी करता हूँ, गेहूँ चने की फसल बोता हूँ। जी बहुत बढ़िया। भाई साहब आप? मेरा नाम आशीष राठौर है। मैं गेहूं की खेती करता हूँ। जी जी जी, बहुत बढ़िया। जी भाई साहब, आप क्या करते हैं? नाम और काम बताइए। प्रीतम केवट है, ईसागढ़ रहता हूँ, वार्ड नंबर 12 में, और खेती करता हूँ, गेहूं की करता हूँ, चना की करता हूँ। जी भाई साहब। मेरा नाम अक्षय सोलंकी है। मैं कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर हूँ और यहीं ईसागढ़ ब्लॉक में जितनी भी शासन की योजनाएं आती हैं उनका क्रियान्वयन हम किसानों तक पहुँचते हैं। जानकारी देने का काम करता है। सबका नाम? लक्ष्मण शर्मा, BTM। हम शासन की योजनाओं को किसानों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। बहुत बढ़िया। ये आज हमारे बीच जिला अशोकनगर में सफल कृषक है और वाकई में ये अलग अलग विविधतापूर्ण काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। चलते हैं हम दिनेश जी की ओर। धन्यवाद राहुल। तो किसान भाइयों, ये थे ईसागढ़ के सफल किसान जिनका परिचय आपने जाना, जो अपने अपने गांव में अलग अलग ढंग की खेती कर रहे हैं। कोई पशुपालन कर रहा है, कोई गाय पालन कर रहा है, कोई सब्जी की खेती कर रहा है। तो अब जैसा कि आप जानते हैं, किसान भाई जब चौपाल में बैठते हैं तो हमारे किसान भाई और कृषि विशेषज्ञ अपने विचारों को साझा करते हैं। गुप्ता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसानों को रबी मौसम में क्या सामूहिक कार्य करना चाहिए जिससे उत्पादन बढ़े। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। और सबसे पहले तो मैं सभी जो किसान भाई हमारे इस चौपाल कार्यक्रम में पधारे हैं सभी का स्वागत करता हूं।
और अभी बहुत किसानों के लिए प्रसन्नता की बात है कि अभी 2 दिन पहले मावठा हुआ है, जिसके कारण किसान भाई हमारे जो सिंचाई के कार्य में लगे हुए थे और काफ़ी पानी मतलब अच्छा गिर गया है, जिससे लोगों को सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। तो जो किसान भाई गेहूं की फसल लगाए हुए हैं तो वहाँ पर उनको जो बची हुई खाद की मात्रा है, चूँकि नत्रजन की मात्रा को बराबर बराबर हिस्सों में हमारे किसान भाई देते हैं, तो जो आधी मात्रा है उसको अभी डालने का काम करें। दूसरा, जो चने की खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं, वो लोग चने की फसल में अभी कटुआली का प्रकोप प्रारंभ हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए किसान भाई टीके आकार की लकड़ियाँ लगभग 50-60 एक हेक्टर में गाड़ें, और साथ ही साथ फेरोमोन ट्रैप आते हैं, उनको भी लगभग 8 से 10 एक हेक्टर में पूरे खेत में लगा दें, जिससे कि हमारी फसल में पता चल सके कि कौन सा कीड़ा हमारे उसमें आक्रमण करने वाला है, जिससे कि हम उसका मॉनिटरिंग कर सकें और उसके अनुसार निर्णय लेकर के हम उसका नियंत्रण हमारी फसल में होने वाले कीट व्याधियों को कर सकें। साथ ही साथ जो किसान भाई जिनके यहाँ पे अगर खरपतवारों की समस्या आ रही है, तो हमारी जो व्हीलो है या जो साइकिलो है उसको चलाएं, हाथ से निराई का काम करें, या अगर उन्होंने उससे रिजेंट फर्रो अथवा ब्रॉडबेड पद्धति से बुवाई की है तो बीच में वो डोरा चला करके भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर उनको रासायनिक नियंत्रण की ओर जाना है तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए गेहूं में 2,4-D इत्यादि का प्रयोग करें, या फिर मेटसल्फुरान का प्रयोग भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और सरसों की फसल अभी तो इसमें माहू की समस्या नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी जैसे बादल हो रहे हैं और कुछ दिनों में माहू का प्रकोप प्रारंभ होता है, तो किसान भाई उसके लिए जो रस चूसक कीटनाशकों के लिए इमिडाक्लोपिड है या एसिटामाप्रिड जैसी दवाएं, इनका छिड़काव करें। और छिड़काव करने समय इस बात का ध्यान रखें कि पूरी मात्रा पानी की लें, नहीं तो किसान भाई क्या करते हैं, पानी की मात्रा कम लेते हैं, जिसके कारण से दवा का सही तरीके से छिड़काव नहीं हो पाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारे कीड़ों का नियंत्रण पूरी तरह से ठीक तरह से नहीं हो पाता है। धन्यवाद गुप्ता जी। किसान भाइयों, समय समय पर खेत की देखभाल करें, कीट नियंत्रण करें, कचरा का नियंत्रण करें और समय पर सिंचाई दें, इससे उत्पादन जरूर बढ़ेगा। मैं अनुरोध करूंगा सफल किसान रामनारायण जी अग्रवाल भाई साहब से कि वो सफलता के राज बताएं, किसान कैसे आगे बढ़ता है, आप कैसे आगे बढ़े। मैं आज कृषि विभाग से आई हुई टीम का धन्यवाद करता हूं, और मैं अपने बारे में किसान की संबंधी समस्याएं और किसान सफलता के बारे में यहाँ आपको बता रहा हूँ कि मेरे द्वारा सन 1980 में विधि की डिग्री प्राप्त की गई। विधि की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात मैंने लॉ में अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया। सन 1990 तक मैंने लॉ का कार्यक्रम करके मेरी रुचि किसान की ओर बढ़ी, और मैंने ज़मीन, पिताजी की ज़मीन और अपने परिवार के साथ मैंने ज़मीन क्रय की गई। क्रय करने के पश्चात मैंने अपनी ज़मीन पर खेती करना प्रारंभ किया, और खेती प्रारंभ करने के पश्चात खेती से जो आय प्राप्त की, वो आय किसी अन्य व्यवसाय से नहीं की जा सकती है जो खेती से की जा सकती है। खेती के साथ में मैंने अपने फार्म पर गाय भी रखी, जिनसे गाय से दूध का व्यवसाय भी किया, और लगभग आधा खर्चे में गाय का खर्चा चलता है, आधे खर्चे से आय होती है, और गायों के ब्याने से गायों में बढ़ोतरी होती है। खेती में करने से जितनी आय होती है किसी अन्य व्यवसाय से नहीं हो सकती है। केवल खेती पर इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि कोई भी कीट लगता है तो कीटनाशक दवाई डाली जाए, पास के कृषि विभाग से संबंध साधा जाए, डॉक्टर से संबंध साधा जाए। यदि सब्जी उत्पन्न की जाती है तो मेरा सोच ऐसा है कि 1 बीघा में यदि आप प्याज की फसल पैदा करते हैं तो लगभग कम से कम 60 कुंटल बीघा प्याज आवश्यक रूप से होती है, 100 कुंटल तक जाती है, जिससे लगभग बीघा में 6 लाख रुपए प्राप्त हो जाते हैं।
और इसी तरह आलू है, मटर है, कोई भी सब्जी का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे तो उससे जितनी आय होती है वो आय इतनी अधिक होती है कि अन्य व्यवसाय से आय नहीं हो पाती है। मेरा सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि वे शिक्षा का बच्चों को अध्ययन करावें। शिक्षा का अध्ययन करने के पश्चात उनका ध्येय मन कृषि की ओर लगावें। कृषि से जो आय प्राप्त होती है वो श्रम की आय होती है। किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ता है, किसी से कुछ कहना नहीं पड़ता है, और खेती की जैसी आय किसी चीज़ से नहीं है। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वे कृषि की ओर ध्यान दें और अपना है ना उन्नत बनाएं। उन्नतिशील बनने से आगे के भविष्य की उन्नति होती है। तो धन्यवाद अग्रवाल जी। किसान भाइयों, किसान मेहनत करे तो कृषि से अच्छा कोई व्यवसाय नहीं है, ऐसा अग्रवाल जी ने आपको बताया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। अग्रवाल जी ने पढ़ाई के बाद खेती की तरफ ध्यान दिया। हमने स्वयं देखा इनके फार्म पर आकर, इतनी बढ़िया खेती करते हैं। वो ब्लॉक ईसागढ़ के जो किसानों के लिए एक मार्गदर्शक बन गए हैं। हमारे बीच में हैं उद्यान की विशेषज्ञ यादव जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उद्यान की फसलों में इस समय किसानों को क्या सामूहिक कार्य करना चाहिए, इस संबंध में बताएं। धन्यवाद शर्मा जी। सबसे नमस्कार किसान भाइयों और हमारे प्रतिष्ठित किसान भाई जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। इसके साथ साथ बागवानी के मैं बताना चाहूँगा, जो फलोद्यान में जो अभी सामूहिक कार्य करना चाहिए सब्जियों वगैरह में, तो इसके लिए बताता हूँ कि जो इसमें जो अपने बगीचे लगा रखे हैं, जो पेड़ फल वाले पेड़ लगा रखे हैं, उनके थाले बना लें और उसमें बची हुई शेष खाद, जो खाद उन्होंने पहले दे दी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तो बची हुई नाइट्रोजन है जो यूरिया है, उसको टुकड़ों में सिंचाई करें, उसके साथ दे सकते हैं और थाले को बना लें। थाले का बनाने समय ये ध्यान रखें, जैसे पेड़ का जो छाया होती है वहाँ तक थाले को बनाया जाए। और अगर मान लीजिए 5 साल का पेड़ है तो 3 फीट तक मिट्टी चढ़ा दें। उसके बाद उसकी 3 फीट से लेके जहाँ तक उसकी छाया पड़ती है, छाया कैसे, अपन दिन के ठीक 12 बजे अगर खड़े हो जाते हैं पेड़ के नीचे तो छाया मिल जाती है, तो गुड़ाई निराई कर लें, उसमें खाद देना है। तो खाद देने का तरीका, जो गोबर की सड़ी हुई खाद है, जो सड़ी हुई खाद देते हैं, वो 10 किलो 1 साल के पेड़ को दी जाती है। अगर ये 5 साल का पेड़ है तो 50 किलो गोबर की सड़ी हुआ है। अगर 10 साल तक का पेड़ है तो 1 कुंटल गोबर की सड़ी हुआ है। उसको 2 बार दे सकते हैं साल में, 50-50 किलो करके। और 10 साल से ऊपर के पेड़ हैं अगर, तो उनको भी उतनी ही खाद दी जाती है, 1 कुंटल। ये 2 बार करके दे सकते हैं अपन थालों में, क्योंकि 50 किलो से अधिक आएगी नहीं उस थाले में। तो ये गोबर की सड़ी हुई खाद दें और समय समय पर सिंचाई करें, तो उसके साथ यूरिया दें। तो जो यूरिया देते हैं वो उसमें 100 ग्राम यूरिया दी जाती है 1 साल के पेड़ को, 5 साल के पेड़ को 500 ग्राम, और DAP जैसे अपन 100 ग्राम देते हैं, पोटास आधी मात्रा में देते हैं 50-50 ग्राम करके। तो ये 50 का टेबल चलता है। अगर मान लीजिए 10 साल का पेड़ है तो 500 ग्राम पोटास देना होता है उसको, और अगर 5 साल का पेड़ है तो 250 ग्राम पोटास। तो इस तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों दिए जाते हैं। इसके बाद अगर आप किसान भाई के पास समय है, थोड़ा बगीचे तैयार करते हैं, तो आम यहाँ ईसागढ़ क्षेत्र में आम अच्छा हो सकता है, यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, और अमरूद हो सकता है, जामफल भी बोलते हैं इसे, और नींबू। तो इसके लिए अगर खेत में लगाएं हमारे किसान भाई, तो ये 6 बाई 6 मीटर की दूरी पर लगाएं। पौधे से पौधे की दूरी 6 बाई 6 मीटर रखें, और कतार से कतार की दूरी भी 6 बाई 6 मीटर रखें। तो इससे क्या होगा, आपका ट्रैक्टर चल सकेगा, आप दूसरी फसलें कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र अशोकनगर में मैंने 150 पौधे अमरूद के लगाए हैं। तो अमरूद की कुछ वैरायटी हैं, जो जामफल भी की, उसमें ग्वालियर 27 वैरायटी बहुत अच्छी है, ग्वालियर 27 जो ग्वालियर में मिल जाती है, और श्वेता वैरायटी, और लखनऊ 49, इलाहाबाद सफ़ेदा, और ललित, और पूसा आरुषि, ICR की वैरायटी है, पूसा आरुषि और पूसा प्रतीक्षा, और थाई गुआवा जैसा कि हमारे चंदेरी में लगा हुआ है, एक शर्मा जी के यहाँ आपके ज़िले में ही लगा हुआ है। तो थाई गुआवा भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसका फल थोड़ा बड़ा होता है। टेस्ट में जो मैंने वैरायटी बताई आपको, जैसे ग्वालियर 27, श्वेता, ललित, लखनऊ 49, इलाहाबाद सफ़ेदा, और एप्पल शेप्ड, सीडलेस, रीवा 72, ये वैरायटी जो चित्तीदार वैरायटी, ये वैरायटी स्वाद में बहुत अच्छी हैं, और साइज में अगर चाहिए तो थाई गुआवा भी अच्छा है। इसी प्रकार से हम नींबू का बगीचा लगाते हैं, तो नींबू के पेड़ों को भी आप खेतों में लगा सकते हैं और फसलें ले सकते हैं।
फसलें आप 10-15 साल तक ले सकते हैं, जब तक पेड़ बहुत बड़े नहीं हो जाते। उसके बाद भी हमारी दूसरी फसलें हैं, जैसे अदरक है और ये आपकी हल्दी है, ये खेत में पेड़ों की छाया में हो जाती हैं। जब पेड़ों की अधिक छाया हो जाए, एक पेड़ से फल पौधे से दूसरा पेड़ सट जाए, तो उसमें हल्दी की खेती हम कर सकते हैं। ये मई जून के महीने में बोई जाती है हल्दी और अदरक, तो ये अपन ले सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, इस प्रकार से फल वाले पेड़ों का थोड़ा रख रखाव करें तो अच्छी खेती होगी। किसान भाइयों, ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में स्थित अशोकनगर जिले में बागवानी फसलों की अपार संभावनाएं, अगर हमारे किसान भाई इस खेती को करें तो निश्चित तौर से उनकी इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। किसान भाइयों, त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। सूरज की पहली किरण के साथ निकल जाते हैं किसान अपने खेती की ओर, तभी तो देश के अन्न के भंडार भरा रहे हैं। हमारे सहयोगी हैं राहुल जी। राहुल जी, आप किसानों से ये जानें कि उनके मन में कोई प्रश्न है और हमारे विशेषज्ञ से जानना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद दिनेश जी। हम हमारे किसान भाइयों से जानेंगे कि उनने खेती बाड़ी में किस तरीके से काम किया, और अगर हमारे सफल कृषक भाई हमारे विशेषज्ञों से कुछ सवाल पूछना चाहें तो बिल्कुल आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, आप क्या करते हैं? जी, मैं उमा शंकर श्रीवास्तव, मैं कृषक हूँ। मैं गेहूँ चने की खेती में रबी सीजन में करता हूँ। जी, उमा शंकर जी, आप हमारे विशेषज्ञों से कुछ सवाल करना चाहेंगे? मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि जैसे 1544 गेहूँ है और 1634 गेहूँ है, लोकवन वैरायटी का गेहूँ है, इसमें पानी की मात्रा कितनी होना चाहिए, कितनी बार पानी लगना चाहिए तब उसकी पैदावार अच्छी मिलती? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जो गेहूं है उसमें पानी कब कब देना है, और विशेष करके जो प्रजातियां हैं इनके द्वारा लोकवन या चाहे 1544 और 1634 लगाई जाती हैं। ये हमारे यहाँ देखने में आता है कि किसान भाई फ्लड एरीगेशन से पानी ज़्यादा देते हैं। चूँकि इस बार तो पानी अच्छा गिरा है, लगभग 1000 मिलीमीटर बारिश हमारे अशोकनगर ज़िले में हुई है, तो उपलब्धता के आधार पर लगभग 3 पानी इनको हमारे किसान भाइयों को इन किस्मों में देना है तो उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक और पानी है तो 4 पानी भी दे सकते हैं। और किसान भाई लगभग 20 से 25 दिन के अंतराल पर पानी दें, और अगर उसमें वो बौछारी पद्धति का उपयोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो किसान भाई उसको, अगर उनके पास कम पानी भी है तो उसको उसकी वाटर यूज इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं और उतने ही पानी को 2 बार या 3 बार में उपयोग कर सकते हैं। राहुल जी, और कोई किसान भाई अपने मन में कोई प्रश्न हो तो पूछना चाहें पूछें। जी बिल्कुल साथियों, हम हमारे सफल कृषकों से जानेंगे उनके मन की क्या जिज्ञासाएं। जी, आपका कोई सवाल है हमारे विशेषज्ञ से? मैं फूलों की खेती के बारे में जानना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में फूलों की खपत ज़्यादा है, उत्पादन कम है। फूलों की खेती कैसे की जाती है, इस बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हमारे किसान भाई ने कि फूलों की खेती किस प्रकार खाद वगैरह देना चाहिए। फूलों की खेती करते हैं ये तो अच्छी बात है। जो परमानेंट बेसिक वार्षिक पौधे होते हैं, जैसे गेंदा का पौधा है या गुलाब के पौधे हैं, तो इनकी खेती करते हैं तो उनमें गोबर की सड़ी हुई खाद दें अथवा केंचुए की खाद दें। केंचुए की खाद कम मात्रा में दी जाती है, ये 10 रुपये किलो मिलती है केंचुए की खाद। कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य जगहों पर भी मिल जाती है 10 रुपये किलो से। दूसरा, जो सीजनल फ्लावर है, सीजनल फ्लावर 3 तरह के होते हैं। एक वर्षा ऋतु के होते हैं, एक सर्दी मतलब शीत ऋतु के होते हैं, एक गर्मियों के होते हैं। तो इस टाइम जो सीजनल फ्लावर हमने कम से कम 50 तरह की वैरायटी हमने लगाई हुई है कृषि विज्ञान केंद्र में, तो उनमें थोड़ा सा केंचुए की खाद डाल दी है हमने और थोड़ा पानी लगाते रहते हैं। तो हमारे इस टाइप के थोड़ा सा उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डालें और कोई विशेष खाद देने की जरूरत नहीं है, और केंचुए की खाद डाल दें थोड़ी सी, तो अच्छे हो जाएंगे पौधे आपके। धन्यवाद किसान। तो चौपाल में बड़ा अच्छा लग रहा है, किसानों की जो है ज्ञानवर्धन हो रहा है। और राहुल जी, किसी किसान के मन में और जो प्रश्न हो पूछे। बिल्कुल दिनेश जी। हाँ जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे पास बगीचा लगा हुआ है, मेरे पास 70-80 आम के पेड़ लगाए हैं, तो उनमें देखा गया कि साल में एक बार बौर आते हैं, दूसरी साल नहीं बौर आते हैं पेड़। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि वे हर वर्ष कैसे उन पेड़ में फल लगेंगे, उसके बारे में जानकारी। जी यादव जी। धन्यवाद अग्रवाल साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आम का बगीचा, आम के पेड़ लगे हुए हैं, 70-80 पेड़ लगे हुए हैं इनके यहाँ, और एक बार बौर आता है। तो हम सभी किसान भाइयों को और अग्रवाल साहब को बताना चाहेंगे कि आम की जो खुराक होती है वो उसमें जो है हाथी की खुराक होती है, और ऑल्टरनेशन जनरेशन होता है। एक साल बौर आते हैं और एक साल नहीं आते हैं, और ये पुरानी वैरायटी अपनी लगी हुई हैं, उसमें एक साल छोड़ के ही बौर आते हैं।
और अगर और अपन ज़्यादा खुराक बढ़ा भी दें उसकी तो फिर कुछ हिस्से में आएंगे, कुछ हिस्से में नहीं आएंगे, तो इससे अगली साल का ये काम बढ़ेगा। तो हमारे किसान भाई ये ध्यान रखें कि अगर ऐसी जो संकर किस्में हैं, आम्रपाली है, मल्लिका है, ये हर साल फलती हैं, ये वाली किस्में लगाएंगे तो आपको हर साल फल लगेंगे। और हमारे जो आम के पौधे होते हैं जितने भी हैं, जैसे लंगड़ा है, दशहरी, फजली, चौसा और तोतापरी, ये जितने भी अच्छी वेराइटीज़ हैं स्टैंडर्ड, ये ग्राफ्टिंग द्वारा तैयार की जाती है। ये ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार, गुठली से तैयार नहीं होता। गुठली से जो पौधा बनता है वो सिर्फ देसी आम बनता है। जो अचार वाला आम होता है उसकी गुठली बो देंगे तो आम का पौधा मिल जाएगा और फल भी लगेंगे उसमें, पर देसी आम की, अचार वाले आम की। और जो कलमी वैरायटी है उसकी गुठली बोने से वो आम कोई फल नहीं मिलता है। तो किसान भाई ध्यान रखें, ग्राफ्टिंग वाले पौधे प्राप्त करें। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा फल अनुसंधान केंद्र जहाँ आम के पौधे तैयार किए जाते हैं वो रीवा में है, कुटलिया फार्म। दूसरे नंबर का ईंट खेड़ी, पचमढ़ी, ये 2-3-4 सेंटर हैं, वहाँ पे ओरिजिनल पौधे मिल जाते हैं ग्राफ्टिंग किए हुए आम के। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, फल अनुसंधान केंद्रों में जाएं, वहीं से वैज्ञानिक की जो अनुशंसा होती है वही पौधा लाएं और अपने खेतों में लगाएं। तो किसान भाइयों, आज की चौपाल में हम विशाल चर्चा कर रहे थे। विशाल इसलिए कह रहा हूँ, मैं काफ़ी समय से हम किसानों के बीच में बैठे थे, उनसे चर्चा कर रहे थे, फिर चौपाल हमने जमाई। तो मैं चलते चलते हमारे विशेषज्ञों से ये अनुरोध करूँगा, सबसे पहले गुप्ता जी से कुछ बिंदुओं पे आप प्रकाश डालें जिससे किसान आगे बढ़ें। देखिए, मैं चलते चलते किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि अभी तक की फसल की स्थिति बहुत बढ़िया है हमारे किसान भाइयों की, और वो उसकी सतत निगरानी रखें और जहाँ भी जितना हमारे पास पानी उपलब्ध है उस हिसाब से जल का प्रबंध करके समय से सिंचाई करें। शेष बची हुई जो हमारे उर्वरक की मात्रा है उसको डालें। जो लोग जैविक खेती कर रहे हैं वो अपना समय समय पर जो भी जीवामृत वगैरह है उसका प्रयोग करें, और जो जैविक नियंत्रण के लिए उनके जो 5 पर्णी अर्क या जो नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र हैं उनका उपयोग करें। और साथ ही साथ हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो हमारे पशुओं को ठंड से बचाने के लिए पूरी तरह प्रबंध करें। पशुशालाओं को पर्दे वगैरह लगा दें, थोड़ा सा रात के समय में थोड़े से आग आसपास जला करके थोड़ा वातावरण को गर्म रखें। और अगर पाला पड़ने की संभावना नज़र आए तो किसान भाई हल्की सिंचाई करें अपने खेतों में, और रात के समय खेतों की मेड़ों पर धुआं करें जिससे कि हमारी फसल को सुरक्षित किया जा सके। और इसके अलावा भी उनको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कृषि विज्ञान केंद्र अशोकनगर में आकर के और अपनी जो भी समस्या है उसको हमारे वैज्ञानिक हैं उनसे सलाह लेकर के उसका निराकरण करें। किसान भाइयों को आज इस चौपाल में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। रामनारायण जी अग्रवाल जी, आप हमारे किसान भाइयों को बिंदुओं के माध्यम से समझाएं कैसे आगे बढ़ें। मेरा तो विचार यही है कि जो भी युवक विद्यार्थी हैं जो शिक्षा के साथ अपना व्यवसाय करना चाहते हैं वो कृषि का कार्य करें। यदि उनके पास कृषि है उनके परिवार में तो वो कृषि में सब्जी का कार्य करें, फल उद्यान लगाएं जिससे उनकी आय काफ़ी बढ़ेगी और आय बढ़ने से वो उन्नत होंगे। और यही मेरी उनकी के लिए प्रेरणा है कि वो कृषि का कार्य करें। और मैं आज अपने दूरदर्शन वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे एक छोटे से गांव में आके ये कार्यक्रम रखा और आप लोगों ने इतना कष्ट उठाया, उसके लिए बहुत बहुत है ना धन्यवाद। जी, अग्रवाल जी कहते हैं ना, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, तो खेती बड़ी अच्छी है ही। आप उद्यान की फसलें जो किसान लेते हैं उनके लिए कोई बिंदुओं से समझाएं, क्या करें इस समय। हाँ, सभी किसान भाइयों को मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अभी जो समय चल रहा है उसमें सिंचाई करें हल्की। जैसा कि डॉक्टर ने कहा, खेतों को पाले से बचाने के लिए नमी रखना है खेतों में, मतलब गीला रखना है खेतों को, लेकिन अधिक पानी नहीं देना है। अधिक पानी देने से क्या होगा, पाला पड़ेगा तो बर्फ़ बन जाएगा पानी, तो बर्फ़ चूँकि जनवरी में ठंड ज़्यादा पड़ने वाली है तो अधिक पानी सिंचाई न करें, सिर्फ सिंचाई करें और गीला रखें सिर्फ खेतों को, उससे पाले से बच जाएगा। और ज़्यादा पानी नहीं दिया अपन ने तो बर्फ़ भी नहीं बनेगी, तो उससे भी पौधों को नुकसान नहीं होगा, इसकी जड़ों को। तो ये जनवरी के महीने में विशेष ध्यान रखें इस बात का, पाले से बचाने के लिए। दूसरा, किसान भाई जो हमारी सब्जियों की खेती है, जैसे जल्दी वाली सब्जी चाहते हैं किसान, जैसे भिंडी की सब्जी, तो अभी क्या होता है जनवरी में अधिक ठंड पड़ती है तो पौध तैयार नहीं होती, जिसकी पौध तैयार करते हैं टमाटर, बैंगन, मिर्च और पपीते वगैरह की पौध तैयार करते हैं हम,
तो और भी सब्जियों की तैयार करते हैं, तो जैसे कद्दू वर्गी सब्जियों की, तो उसमें जो है अभी तैयारी होती है। उसके लिए हमें क्या होता है, पॉली हाउस का इस्तेमाल करते हैं। पॉली हाउस में अंदर हवा नहीं जाती, तो पौधे जर्मिनेट हो जाते हैं 15-20 दिन में, फिर वो बड़े हो जाते हैं। समय से पहले फरवरी में 1 फरवरी के बाद तुरंत लगा दिए जाते हैं, तो उनसे हमें जल्दी सब्जियां मिल जाती हैं। कद्दू वर्गी सब्जियां, भिंडी वगैरह, उसके रेट्स हमारे किसानों को ज़्यादा मिल जाते हैं। तो किसान भाई इस पर विशेष ध्यान रखें कि किस प्रकार से पौध तैयार कब करना चाहिए, कब हम जल्दी कर सकते हैं, और कैसे हमें बगीचों में थाले बना के पानी देना है, किन में पानी देना है। और अमरूद के पौधों में जो सर्दियों में हम बाहर चाहते हैं, उसके लिए पानी सिर्फ 31 मार्च तक दिया जाता है। 31 के मार्च के बाद अगर स्वस्थ पौधे हैं, उनको पानी सिंचाई न करें। धन्यवाद किसान जी। किसान भाइयों, आज की चौपाल का आयोजन हमने किया था मध्य प्रदेश के उत्तरी अंचल में स्थित जिला अशोकनगर की तहसील ईसागढ़ में। यहाँ के किसानों से हम मिले, आपने देखा अच्छे किसान हैं, सफल किसान हैं। आपने देखा कि यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक हमारे बीच में थे, उन्होंने बड़ी सटीक और सामयिक जानकारी दी। उम्मीद है इस जानकारी का लाभ आप उठाएंगे। अगली चौपाल में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।